बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नून लीग का नाम कोई भी फेवरेट नहीं है। नून लीग की जानिब से कोई ऐसा नाम नहीं सामने आया जिसको नून लीग खास तौर पर आर्मी चीफ लगवाना चाहती हो। जो नाम फौज भेजेगी उसी में से एक नाम को फाइनल कर लिया जाएगा, उस पर ही मुशावरत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर आसिफ जरदारी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। आज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इस मामले पर स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा सड़कों पर तमाशे चल रहे हैं, अहम तरीन तैनाती को के मामले पर सियासत हो रही है, इसको मुतनाज़ बना दिया गया, ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ है और हम इंतखाबात लड़ने को ज़्यादा तरजीह देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि जो शुकूक शुबात है आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर, यह नहीं होने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये शुकूक शुबात कौन पैदा कर रहा है? आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इस अहम तरीन मामले पर सियासत कौन कर रहा है? अपोजिशन की एक बड़ी जमात की जानिब से तो इस पर बयानात सामने आए, लेकिन हुकूमत भी मुसलसल बयानात दे रही है इस मामले को लेकर। वजीर आजम कोरोना का शिकार हो गए हैं। लंदन में अहम मुशावरत और अहम फैसले इस मामले पर हुए। अहम मुशावरत ज़रूर हुई, उस मुशावरत को इत्तेहादियों से उन्होंने डिस्कस करना था, लेकिन वो अब उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। तो अब ये इस अहम तरीन मामले पर मुशावरत भी कौन करेगा वजीर आजम की जगह? फिर प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खुदा न खासा अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जो इस वक्त सूरत हाल मौजूदा हुकूमत से मुआशी संभल नहीं रही, तो फिर कोई भी पाकिस्तान को इमदाद तक नहीं देगा, इमदाद तक पाकिस्तान की बंद कर दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, मुश्किल वक्त से निकल आए, कई चैलेंजेस का हुकूमत को सामना है, उनसे नबरद आजमा है, कोशिश करेंगे मईशत जल्द अज जल्द बेहतर हो। आखिर डिफ़ॉल्ट की बातें एक बार फिर क्यों शुरू हो गई? इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 85% कारोबारी तबका मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को गलत करार दे रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में 45% कारोबारी तबका ऐसा था जो कहता था कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब वो तबका बढ़कर 85% तक पहुँच चुका है। क्या इस तरह की बातें, रिपोर्ट्स मुल्क की मईशत के लिए मुनासिब है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी एक बार फिर कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर। सिंध हुकूमत ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। 39,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं, जबकि इस वक्त 12,000 पुलिस एहलकार दस्तियाब हैं। तो हम इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार भी किया कि कल तो आप सिंध हाई कोर्ट में कह रहे थे कि इंतखाबात किसी भी वक्त कराने के लिए तैयार हैं, और आज आप कह रहे हैं कि पुलिस एहलकारों की कमी है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस्लामाबाद सिंध से पुलिस बुलवा सकता है, तो पंजाब से सिंध में भी पुलिस बुलवाई जा सकती है बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, इस मामले पर सियासत क्यों हो रही है, और क्यों सियासी जमातें सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कराने के मामले को लेकर इतनी ज़्यादा संजीदा नहीं है, और जैसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से भाग रही है। आखिर क्यों? इस मामले पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्जियाकार नुसरत हारिस साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। अहम तरीन मामले पर सियासत हो रही है, वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, वज़ीर दिफा ने भी कह दिया, इस मामले को, इस अहम तरीन तैनाती का जो मामला है, इसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है। सड़कों पर एक जमात तमाशे कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरे खुद के समझ में नहीं पड़ रहा है कि ये तमाशे कौन कर रहा है और मुतनाज़ा इसको कौन बना रहा है। कल अगर आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने भी बड़े क्लियरली कहा कि हमें किसी भी जो है पे एतराज नहीं है। जो भी एज आर्मी चीफ आएगा, हमारी पार्टी को वो कबूल है। कल आपने टीवी के ऊपर उन्होंने इतने वाजे कर लिया, इसके बावजूद मेरे समझ में नहीं पड़ रहा ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो इसको मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। राइट, लेकिन आप मुसलसल। ये देखें ना, जी जी ये जी। किसके इंटरेस्ट में है। आप ये देखें, जब हम क्लियरली कह रहे हैं, देखें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल कल मेरे ख्याल से एक टीवी प्रोग्राम बड़े क्लियरली कहा कि देखें जी, जो भी मेरे ख्याल से जो 5 नाम आते हैं या 6, मुझे नहीं पता, 4-5 नाम जो आते हैं, उनमें से जिसको भी जो है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे, तो वो हमें काबिल कबूल होगा। इसमें किसी को डाउट कहां से है।
नहीं, अब से कुछ रोज पहले तक तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कहते कहते नजर आ रहे थे कि फिलहाल इस मामले पर तैनाती को रोक देना चाहिए, इंतखाबात कराएं, जो नई हुकूमत होगी उसकी सवाबदीद होगी, वो नया आर्मी चीफ लगाए। अब स्टेटमेंट चेंज हुआ है ना सर, आप कह रहे हैं कि हमने मुतनाज़ नहीं बना, हम इस पर बात नहीं करें, बात तो हो रही थी। देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ कल बड़ा क्लियर था और मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी आर्मी चीफ नॉमिनेट होगा, वो पहले तो जैसे जो नॉमिनेशन आएगी, वो आर्मी में से ही आएगी जी। और उसके बाद जो डिस्क्रिशन है, वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर जिसको एक्सेप्ट नॉमिनेट करेंगे, वो मेरे हम सबको कबूल होगा। राइट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, होना ऐसा ही चाहिए। लेकिन कल तक तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही थी। तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये था कि जो नई हुकूमत आएगी उसकी सवाबदीद है आर्मी चीफ तैनात करना। देखिए, वो मेरे ख्याल से जो जिस वक़्त कह रहे थे और आज के वक़्त में बड़ा फ़र्क है। उस वक़्त जो है, ये सोचा जा रहा था कि देखिए जी हुकूमत जल्दी आ जाएगी या मेरे ख्याल से इलेक्शन होंगे। मगर कल तो बड़े शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह कर दिया इसको। तो महमूद मौलवी साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह अचानक से खान साहब के स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, साइफर का मामला, बैरूनी साजिश का मामला, अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला, न्यूट्रल्स वाला मामला, ये सारे मामला तो पीछे रह गए। अब तमाम मामला से यू टर्न हो गया है या फिर बयानिया तब्दील कर लिया गया है? नहीं देखिए, मैं आपको कहूँगा इसमें यू टर्न की कोई बात नहीं है। देखिए, हर जो है वक़्त जो है चीज़ें चेंज होती रहती है ना। अगर आप देखें टाइमिंग के हिसाब से जो है स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हुर्फ़ आखिर नहीं होती। उसकी वजह ये है कि देखिए किस मुतनाज़ा में उसको कहा जा रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट मैं किसी मौके पे दूँ, उसको जो है इधर से उधर तोड़ के बनाया जाए, वो डिफरेंस है। देखिए, कल बड़ा वाज़ेह था और मेरे ख्याल से स्टेटमेंट हमारा बड़ा क्लियर है कि देखिए जो भी नॉमिनेट होगा वो हमें कबूल होगा। राइट। नादिर कबूल साहब, डेडलॉक की बातें तो हो रही हैं, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब में कोई डेडलॉक नहीं है, ये तो वजीर दिफा ने वाजे कर दिया। पीपल्स पार्टी की बड़ी मानी खेज खामोशी है इस मामले को लेकर, बड़ी बड़ी जमातों की जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं हम तैनाती को लेकर। आज थोड़ी बहुत लबकुशाई की, वजीर खारजा ने कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा खामोशी और जो डेडलॉक की बातें हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है? क्यों वजाहत देना पड़ी वजीर दिफा को? देखिए, वज़ीर दिफ़ा जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही वजीर दिफा फ़रमाया कि ख्वाजा ये आसिफ, इस तरह वजीर का खारजा है डिसीजन है चेयरमैन जिस पीपल्स पार्टी से। जी, जी, सॉरी वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी साहब भी उनसे भी सवाल किया गया। आज वो डाउ यूनिवर्सिटी गए थे एक जी जी जी। इफ्तिताह के लिए, तो वहाँ पे उनसे भी पूछा गया। उन्होंने भी बोला कि इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए और वज़ीर दिफ़ा भी यही कह रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, वो एक ही पेज पे हैं और वो पेज ये है कि जो नाम आएँगे आर्मी की तरफ से ही, वो तमाम के तमाम आई एम श्योर प्रोफ़ेशनल भी होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा और उन पे कॉन्फिडेंस भी होगा गवर्नमेंट की। उसके बाद जो प्रोगेटिव है वो सोली प्राइम मिनिस्टर साहब का है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको भी उन नामों से, चाहे 3 नाम हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 नाम हो, उन नामों से किसी को भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब राइट। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मर्ज़ी है कि अगर वो अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करें, बहुत अच्छी बात है। मुशावरत के बाद ही इस तरह का फ़ैसला लेना चाहिए। जहाँ तक आप पीटीआई के एमएनए महमूद मौलवी साहब से पूछ रहे थे, उनका जवाब तो बहुत अच्छा है, खुश-आइंद है, मैं वेलकम करता हूँ। पर जिस तरह आप फरमा रहे थे और बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि पीटीआई चेयरमैन का जो स्टांस है, वो एक नहीं रहा इस पे। कभी वो मुतनाज़ा इस तरह से बनाते हैं, कहते हैं कि चोरों से नेक्स्ट आर्मी चीफ सेलेक्ट करवाना, ये गलत है। फिर वो कहते हैं कि अ, बाजवा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसी जो बातें थी, आपको याद होगी माज़ी में। उसके अलावा आने वाले जो 2-3 नाम हैं, उनमें से एक ऐसा नाम है जिनका आपको पता है रिफ्ट रह चुका है साबका वज़ीर-ए-आज़म से। तो सुनने में यही आ रहा है कि साबका वज़ीर-ए-आज़म चाह रहे हैं कि वो उस नाम के अलावा किसी को भी बना लें, उनको काबिल कबूल होगा। हालाँकि कुछ टाइम अगर आप पहले चले जाएँ तो पूरा मुल्क जानता था कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक स्पेसिफ़िक जनरल साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, जिन्होंने
माजी में जिनका पता है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इमरान खान की तरफ। पर अब ये आने वाले दिन में इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नादिर एक साहब, बहुत हुकूमत अच्छा इल्ज़ाम लगा रही है, बयानात दे रही है कि इस मामले को मुतनाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, एक बड़ी सियासी जमात बना रही है अपोजिशन की, लेकिन बयानबाजी तो हुकूमत की तरफ से भी मुसलसल इस मामले पर हो रही है। नहीं, हुकूमत की तरफ से बयानबाजी तो नहीं हो रही, वो सिर्फ यही कह रहे हैं बार-बार कि प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो किसी को भी बनाना चाहें। जितने भी हमारे जनरल्स हैं, स्पेशली जो 4 स्टार में इंशाल्लाह जिनकी प्रमोशन होगी, वो तमाम काबिल कबूल हैं। उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है एक ज़िंदगी गुज़ारी है, आर्म्ड फोर्सेस को वो कमांड करने की सलाहियत भी रखते हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो उनमें से किसी को भी बना लें प्राइम मिनिस्टर, उनकी अब मर्ज़ी। ये जो हम तो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की मुतनाज़ा नहीं। बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मुशावरत करेंगे, लंदन में जो अहम उनकी मीटिंग्स हुई है अपने बड़े भाई से, उस मामले को लेकर इत्तेहादी जमातों के साथ डिस्कस करना था। प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद इस वक्त क्वारंटाइन हो गए हैं, तो क्या कोई इस पर बात होगी, कोई मीटिंग बुलाई जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मदऊ है इस मामले को लेकर? बिल्कुल बुलाई जाएगी। आई एम श्योर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी और एक इनफॉर्मल किस्म का होगा, बिकॉज़ आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह बार-बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द राइट, प्रेरोगेटिव ठीक है, टू नॉमिनेट द नेक्स्ट आर्मी चीफ। बिल्कुल ठीक। इसके नुसरत अलावा साहबा, जो भी डिस्कशंस होंगे। जी वो सामने आ जाएंगी। नुसरत साहबा, कौन सियासत कर रहा है? बयानात तो हुकूमत की जानिब से भी आ रहे हैं सामने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कुछ कहा करती थी, अब स्टेटमेंट कुछ चेंज हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल कह दिया जो भी आर्मी चीफ होगा हमें काबिल कबूल होगा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ नई हुकूमत की सवाबदीदा तैनात करना। अब आपको क्या लगता है ये शुकूक व शुबहात जो पैदा हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? अच्छा जवान, मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक तो सियासत की जो आपने बात की, तो सियासत तो सभी कर रहे हैं और सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं। मैं बाकी पार्टिसिपेंट से माजरत के साथ ये कहना चाहती हूँ, जो मेरा तज्जिया है और एक आम अवाम की हैसियत से, कौम के नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त सिर्फ सियासत ही हो रही है। अवाम के लिए या कौम के लिए अगर काम की बात कहते हैं आप, तो वो क्या हो रहा है? अभी हम सैलाब से निकले हैं, पूरी तरह से अभी भी नहीं निकले हैं, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस अभी भी वहीं पर है। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, हमें सिंकिंग शिप हर तरफ से कहा जा रहा है, बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ निशानदेही की जाती है। और वो सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है, वो अभी का पैदा करदा नहीं है, वो पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल से भी हम सुनते हुए आ रहे हैं। कौन सा आपकी याद दहानी, आपकी याददाश्त के मुताबिक कौन सा ऐसा वक्त था जब हमें पता चला था कि जी यहाँ पर तो दूध की नहरें बह रही हैं? हमें तो यही पता चलता है कि जी इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमें तो यही पता चलता है कि अब कर्जा लेना है, हमें तो यही पता चलता है कि हर बच्चा जो दुनिया में आ रहा है वो मकरूज है, हमें तो यही पता चलता है। आप मुझे बताइए, जब ये पूरा पॉलिटिकल एक लॉन्ग मार्च हुई कुछ अरसे पहले और पूरे ये जो एक सिस्टम है इसे चेंज किया गया और ये कहा गया कि आम आदमी को इतना प्रॉब्लम है, आम आदमी जो है महंगाई उसको खा गई है और महंगाई का जिन हो गया है और फलाना हो गया, धमाका हो गया, उसके बाद आपने ऑफिस अज्यूम कर लिया, जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने आके ऑफिस अज्यूम किया, सारी पोस्ट अपनी सब ली। उसके बाद क्या चेंज देखा आपने या मैंने? क्या चेंज आया, क्या तब्दीली आई? सिर्फ रोज की यही बहस है कि फला को ये कुर्सी मिल जाएगी, फला को ये पोस्ट मिल जाएगी, उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। इस वक्त जो आर्मी चीफ की भी बात की जा रही है, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? क्या ये तकर्रुरी पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है? क्या ये मामला पाकिस्तान में पहली दफा हुए हैं? क्या हमने ये दिन पहले नहीं देखे हैं? क्या हम सबको ये पता नहीं है? आप खुद भी ये जानते होंगे जवाब कि हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर एमडी लगाना है तो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मेरी मर्जी का एमडी हो। तो ये तो एक जाहिर है बड़ी बड़ी पोस्ट है। एवरीबडी हैज देयर विश लिस्ट, एवरीबडी हैज देयर फेवरेट्स, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और पाकिस्तान का तो अलमिया ये रहा है कि हमारे पास हमें फेवरेटिज्म करनी है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करना है तो हमने सोचना है कि जो साथ में बंदा हमारे पास आए उसका मेरिट है या नहीं, लेकिन वो जी, मेरे फायदे का आए। आई एम सो सॉरी, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बातें कहते हुए, लेकिन हमारी जो सोच है वो घूम फिर के इन्हीं चीजों पे आ जाती है। तो ये जो मामला इस वक्त पैदा हुए में है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में सियासत ही हो रही है। पाकिस्तान में सियासत के थ्रू जो डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो रही। दैट्स मिसिंग ऑल टुगेदर। ये इस अहम तरीन मामले को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? आप सॉरी, दोबारा सवाल आपने कीजिए। कहा कि सियासत हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है, तो कितना नुकसान होगा इस अहम तरीन मामले को लेकर, क्योंकि माजी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, सियासत हो रही है, हर तरफ से हो रही है। और जवाब,
इस मामले को लेकर चले तकर्रुरी कितनी इफेक्ट हो जाएगी। जो मौजूदा हुकूमत है, जाहिर है उनका स्टांस है और वो अपने कोalition पार्टनर्स को लेकर इस पे फैसला करेंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जाहिर है ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग जो है उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन इस पोजीशन के बाद, इस पोजीशन से के अलावा भी चीजें हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो डिले किए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नेशनल इलेक्शंस हैं उसकी डिले वो भी डिले का शिकार हैं। बाकी हमारी कितनी और पॉलिसीज हैं। कहीं आपने सुना कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? क्या हमारी कौम अभी तक एक टेबल पे बैठी है या ठीक है हमारी नुसरत, सियासी आपका जमातें पॉइंट है, एक मुझे टेबल पे ब्रेक पर बैठी जाना है और है? इकोनॉमी की आप बात करें तो हम ब्रेक के बाद इकोनॉमी के हवाले से ही बात करेंगे। एक बार फिर से डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, कहीं से इशारे दिए जा रहे हैं ख़तरे के और कहीं से इस बात की तरदीद की जा रही है। ये इस तरह की बातें मुल्क की मईशत के लिए कितना नुकसानदेह हैं और कारोबारी तबका जो है वो 85% कारोबारी तबका हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से नाला है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए तो दुनिया हमारी इमदाद बंद कर देगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये अहम तरीन बयान दिया। इसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, हम इस ख़तरे से बाहर आ चुके हैं। आखिर इस तरह की बातें दोबारा क्यों शुरू हो गई हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% कारोबारी तबका मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से नाला है और ये वो हुकूमत है जो तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद किया करती थी, जबकि उस वक्त कारोबारी 45% कारोबारी तबका था जो तहरीक इंसाफ की जो मुआशी सम थी उसको गलत करार दे रहा था, लेकिन अब 85% हो गया है। इसका जो रेशो है वो बढ़ गया है। महमूद मौलवी साहब, मैं पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा इस मामले पर बात करने के लिए। सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, इस तरह का स्टेटमेंट मुल्क की मईशत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? एक साबिक वज़ीर आज़म ये कहे कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पर हैं, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर दुनिया हमें इमदाद देना बंद कर देगी। इस मौके पर इस तरह की बातें करना जब मईशत को संभालने के लिए 11 जमाती हुकूमती इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर है। देखें, ये जो कहना कि पहले तो मैं खुद ये कहूँ अल्लाह ना करे कभी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, मगर देखें हालात जो इकोनॉमी के हैं ना वो बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद कह रहे हैं 85%, मगर देखें और हमारे बिजनेसमैन बैठे हैं, इकोनॉमिक्स बैठे हैं, वो खुद ये कहेंगे कि हालात खराब हैं इकोनॉमी के। उसकी वजह ये है कि देखें जब भी जो है अनस्टेबल चीजें होती है और स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क में, तो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप महंगाई को देख लें, हमारे दौर में जब लोग कहते थे, देखें जो गवर्नमेंट चेंज हुआ उसकी वजह क्या थी, जो बहुत सारे लोग उस वक्त ये कहते थे कि चेंज की वजह ये है कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई है। तो आज आप इस टाइम के अंदर देखें वो उससे बिगड़ गया है और ये चीजें बेहतरी की तरफ नहीं आई, बदतर होता चला गया। तो इकोनॉमी पे मेरे ख्याल से हमें जोर देना चाहिए। और ये जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे एक मिसाक जमहूरियत हुआ, इकोनॉमी के ऊपर ये मेरी जाती तजवीज़ है कि हम सबको एक टेबल पे बैठ के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और इकोनॉमी के ऊपर ये होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा। जब ये तजवीज़ महमूद मौलवी साहब साबिक इस मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने आपकी हुकूमत में दी थी, उस वक्त ये कहकर रद्द कर दिया गया हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। अब आप ये कहने पर मजबूर हैं कि मिसाक़ी मईशत होना चाहिए, तो अब बैठ जाएंगे अगर मिसाक़ी मईशत की बात होगी तो? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि बैठेंगे इनके साथ या नहीं बैठेंगे, मगर मैं ये कहता हूं कि देखें इकोनॉमी के ऊपर ये मेरा जाती राय है कि देखें इसके ऊपर हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को और एक टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर बैठ के, ठीक है ना, ये फैसला कर लेना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स अपनी जगह, मगर इकोनॉमी के ऊपर हमें हर हालत में बैठना पड़ेगा और मेरे ख्याल से सारी पार्टीज को बैठना चाहिए ताकि एक स्टेबल हमेशा इकोनॉमी रहे। क्योंकि देखिए हम एक एटॉमिक पावर जरूर है, मगर बड़ी बड़ी हमने एटॉमिक एक बहुत बड़े एटॉमिक पावर था जो इकोनॉमी की वजह से, अनस्टेबल इकोनॉमी की वजह से, वो यूएसएसआर को आप देख लें क्या असर हुआ। तो ये मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमी अगर अल्लाह ना करे
स्टेबल नहीं रहेगी तो महंगाई भी होगी और बहुत से खतरात हमें हमेशा अच्छा, रहेंगे। एक और मुख्तसर मुझे जवाब दीजिएगा, फिर मुझे आगे बढ़ना है नादिर साहब की तरफ। खान साहब ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में इन दो ख़ानदानों ने, शरीफ ख़ानदान और जो जरदारी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बरसर इक़्तिदार ख़ानदान है, पाकिस्तान का कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। 3.5 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं आप लोग। देखिए, बदकिस्मती से ये है कि देखें, आज महंगा बहुत सारी चीजों का सेहरा हमारे सर, पीटीआई के सर पे डालना चाहते हैं। आप देखें कि इक़्तिदार में ज्यादा पीरियड कौन से पार्टीज ने गुजारा और उस दौर में क्या होता रहा। देखिए, हमसे 3.5 साल में तो बहुत सी चीजों की तवक्को हो रही है, बहुत से सवालात पूछ रहे हैं। जहां लोगों ने 17 साल 15 साल हुकूमतें की हैं, उनसे ये सवाल ज्यादा बनता है कि देखें जी, आपकी वजह से, देखें, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा उनसे तो होता कि ही है क्राइम किस महमूद वजह। साहब। सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब ये सवाल किया जाए तो वो यही कहकर गोल कर देती है कि हमने तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। उनसे तो सवाल ये किया जाता ही है, ये सवाल तो पीछा करता है साबिका हुकूमतों का। तो अब ये तहरीक इंसाफ भी उस लिस्ट में शामिल हो गई। जी बिल्कुल, देखिए, अगर कोई, देखिए, सवाल करना इसमें कोई जुर्म नहीं है और सवाल का हमें जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ठीक। कोई भी सवाल, देखिए, हम अवामी पार्टी हैं और अवाम ने सेलेक्ट किया हुआ है। जब अवाम सेलेक्ट करती है तो अवाम का हक है वो हमसे सवाल करे और हमें जवाब देना पड़ेगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई चीज हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर हम जवाब ना दे सके जब उसके ऊपर तनकीद की जाए ना। नादिर कबूल साहब, 85% कारोबारी तबका ये कह रहा है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं हैं। रिपोर्ट सामने आई है आज और डिफ़ॉल्ट की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। कितना नुकसानदेह है? खान साहब ने कहा 2 ख़ानदानों ने 10 साल में 4 गुना कर्ज बढ़ा दिया मुल्क का। देखिए, खान साहब क्या बातें कर रहे हैं वो तो किसी की भी समझ में नहीं है, क्योंकि एक दिन वो एक बात करते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। एक दिन वो अमेरिका को पाकिस्तान का दुश्मन बनाने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं और आज कहते हैं कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, अमेरिका के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब पहले थे फाइनेंस और अभी इसाक डार साहब। तो अभी आईएमएफ की भी हमें ट्रांच मिल गए हैं लोन के। स्टेबल ही हो रही है हमारी इकोनॉमी, डॉलर भी आपको पता है स्टेबल हो चुका है। इंशाल्लाह डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था, आज पूरा दिन मैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ ही था। पहले आइडियाज़ का हमने इफ्तिताह किया, पूरे दुनिया के डिप्लोमेट्स आए हुए जी थे। जी। बिलावल साहब ने क्लियरली बोला कि कोई रिस्क नहीं है इस वक्त डिफॉल्ट का। इस तरह की बातें करना दुश्मन मुल्क हमारे कर सकते हैं, मगर पाकिस्तानी शहरी को इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। कारोबारी तबका भी कॉन्फिडेंस है पूरा इस हुकूमत के ऊपर। जितने भी कारोबारी लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद कराची में रहता हूँ, कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं वो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि पीटीआई की नाअहल हुकूमत से हमने जान सर, छुड़ा दी, क्योंकि जितना नुकसान पीटीआई की हुकूमत कर्जा हो जितना सकता है वो उनके उन दौर में कारोबारी पड़ा, शख्सियात का किसी ताल्लुक एक उन 15% में से हो जो आप लोगों से की पॉलिसी से एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है वो 85% कारोबारी तबका नाखुश है। और यही रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 45% हुआ करता था रेशू। अब ये रेशू बढ़कर 85 पर चला गया। देखें, सर महमूद मुझे इस रिपोर्ट का तो नहीं पता जिसका आप जिक्र कर रहे हो, मगर जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साथ भी मुलाकातें होती सर, आप रहती हैं, मुलाकातें करते हैं, फेडरेशन ऑफ महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान। खुद मशहूर कारोबारी शख्सियात में से एक हैं, वो भी जानते हैं, उनकी आपसे ज़्यादा यकीनी तौर पर इस मामले में मुलाकातें रहती होंगी। 45 से 85% पर रेशू पहुंचा सर। महमूद मौलवी साहब तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं तो दुआ करता हूँ कि इनकी बातें इनका जो चेयरमैन है इमरान खान साहब वो भी सुन लें, क्योंकि महमूद साहब तो बहुत मतलब मंझीवी सोबर और मचोर बातें कर रहे हैं। इनके चेयरमैन रोज कोई नया बात लेकर, कोई नई कहानी लेकर आ जाते हैं। इन्होंने तो आपको पता है पूरी कोशिश की थी, केपीके के चीफ मिनिस्टर ने तो लिख दिया था कि आईएमएफ से हमें लोन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो रिपे नहीं हो सकेगा। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि पंजाब के सीएम से भी इस तरह की रिपोर्ट निकाली जाए ताकि आईएमएफ हमें लोन नहीं दे। तो पीटीआई से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान को मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिस तरह महमूद साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिसाक जमहूरियत पे अग्री करना चाहिए, मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जब मिसाक की इकोनॉमी मईशत स्टेबल पर होगी तभी पाकिस्तान स्टेबल। आप लोग हुकूमत में ना दावत दें तहरीक इंसाफ को। क्या कह रहे हैं जी?
अब हुकूमत में आप लोग हैं, तहरीक इंसाफ को दावत दें, मिसाल की मईशत रफीक, कर लें। हम तो दावत दे दे के थक गए इनको, नहीं मगर ये एक टेबल पे इनका जो चेयरमैन है, इनके जो मेम्बरान है महमूद मौलवी साहब, वो तो सर, रेडी है टीवी बैठने टॉक को, मगर शोज में जब तो तक दावत चेयरमैन नहीं इनका दी ग्रीन जाएगी ना सिग्नल नहीं दे। नादिर कबूल साहब, टीवी टॉक शोज में दावत नहीं दी जाएगी। नहीं नहीं, अनऑफिशियली बिहाइंड क्लोज डोर्स भी हमारे कुछ एमएनएज हैं, इनके लीडरान से भी मिले हैं, उन्होंने भी बोला है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, आप लोग आ जाएं। और आई एम श्योर जो हमारे दीगर इदारे हैं उन्होंने भी मशवरा दिया है पीटीआई को कि भाई सियासत अपनी जगह पर, अगर मईशत को अगर आप लोग स्टेबल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मईशत ठीक है। रहेगी तो पाकिस्तान रहेगा। आज भी देखिए इतना ज़बरदस्त एक्सपो हुआ, इससे हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी। हमने इस वक्त फोकस करना है जी बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट पिछले 13 प्रमोशन के साल से ऊपर, ज़बरदस्त एक्सपो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट। सर नुसरत साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये जो इस वक्त नई डिस्कस शुरू हुई है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, खुदा न खासा नहीं, खुदा न खासा कर जाएगा और नहीं करेगा, ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त कितनी नुकसानदेह इन्वेस्टर्स के लिए, कितना असरअंदाज होते हैं इस तरह के बयानात इन्वेस्टर्स पर? जी, इस तरह के बयानात बहुत डिस्टर्ब करते हैं इन्वेस्टर्स को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, और जिसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स की जाती हैं, फॉरेन दौरे भी किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जबकि पाकिस्तान में बहुत सारे एवेन्यूज इन्वेस्टर के लिए हैं। लोकल इन्वेस्टर के लिए हैं ही, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी बहुत से एवेन्यूज हैं। बट एट द सेम टाइम जब तक हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं होगी और इस तरह अनसर्टिनिटी प्रिवेल करेगी, उस वक्त तक हमारे पास एफडीआईज नहीं आएंगी। एफडीआईज नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी उससे हर्ट होगी। हम सब ये जानते हैं कि हमें ज़र मुबादला चाहिए, हम सब ये जानते हैं कि रेमिटेंसेस को हम कितना वैल्यू करते हैं। एट द सेम टाइम एफडीआईज को भी हम इसी वजह से, इसी तनाजुर में, इकोनॉमिक तनाजुर में बहुत वैल्यू करते हैं। उससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, उससे हमारे पास जॉब्स जनरेट होती हैं, उससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर होती है, डेवलपमेंट होती है। और फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस और दीगर और चीजें, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें भी हमें फर्क नजर आता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से, पहले तो आपको पता ही है कोविड की वजह से भी एक डीरेल प्रोसेस रहा, डिलेड प्रोसेस रहा। फिर उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, जिसको हम अटैच अगर करें, तो हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जिस तरह की बातें की जाती हैं और फिर मीडिया जिस तरह उसको जाहिर है बताया जाता है, अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से यहाँ बात करें तो बिजनेस कम्युनिटी में वो लोग आपको बताएंगे कि उनके कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, उनकी कितनी चीजें रह जाती हैं। बांग्लादेश हमसे ज्यादा अच्छा कंपटीशन कर रहा है, बांग्लादेश एक कॉम्पिटिटर निकल के सामने आ रहा है। ज्यादातर पाकिस्तान का ऑर्डर बांग्लादेश की तरफ जा रहा है और उसकी रीजन यही है कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस तरह से, डिलीवरीज ऑन टाइम कभी कभी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन फिर जिस तरह हम देखते हैं डॉलर की और बाकी चीजों की, उसकी वजह से हमारा जो लोग जी एक ग्रिप थी वो लूज होती जा रही है। तो ये तमाम चीजें हमारी ठीक है, इकोनॉमी को हर्ट करती हैं और इन तमाम चीजों से आम आदमी, मैं और आप, मुतासिर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कल तक ये यकीन दहानी करवा दी गई थी सिंध हाई कोर्ट में कि अगले 2 हफ्तों में कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अब आज एक बार फिर ऐसा लग रहा है, जो सिंध हुकूमत का बयान सामने आया उसको देख कर के बल्दियाती इंतखाबात ख़तरे में हैं, उनका बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ख़तरे में है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद एक बार फिर खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। ये वाजे किया सिंध हुकूमत ने कि उन्हें 39,000 पुलिस एहलकार बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में कराने के लिए दरकार है, जबकि सिर्फ 12,000 पुलिस एहलकार दस्तियाब है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर इस्तफसार भी किया। आज ये कहा सिंध हुकूमत के नुमाइंदे को कि कल तक तो आप ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात 2 हफ्तों में करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन सिंध की जानिब से भी ये कहा गया कि 2 हफ्तों में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, मगर अब एक बार फिर से पुलिस एहलकारों का मामला सामने आ चुका है। नादिर कबूल साहब, इस मामले पर पहले आपका मौक़िफ़ चाहूँगा। ऐसा लग रहा है सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से भाग रही है, क्यों? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात आज से कोई 3 महीने पहले होने थे, अगस्त के महीने में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद 2 दफ़ा इसको पोस्टपोन किया।
अभी इस वक्त क्योंकि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब एक खूनी मार्च लेकर जा रहे हैं, उस वजह से इस्लामाबाद से एडिशनल पुलिस फोर्सेस को बुलाया गया है और हमने भेजे हैं, इसलिए किल्लत है इस वक्त पुलिस फोर्सेस की। और जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि आइडियाज का भी सेमिनार चल रहा है और ये सिर्फ 3 दिन का नहीं होता है, इसके बाद भी पहले तो कहा जा रहा था कि डेलीगेशंस फ्लड, आते पहले तो रहेंगे कहा जा रहा था कि और सैलाब शहर की मुतासरीन, भी आपको नादिर साहब पहले तो ये कहा जा रहा था कि सैलाब मुतासरीन जी के लिए वहां पर था सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। वो भी था। अब आपको पता है कि इस्लामाबाद ने भी तलबी की है फोर्सेस की, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है यरगमाल हो चुका है। एक तरफ KPK की हुकूमत है जो कि अभी तो हमला पहुंचे करना ही नहीं चाह रही है इस्लामाबाद इस्लामाबाद तहरीक पे, इंसाफ दूसरी वाले। तरफ पंजाब की जा रहे हैं ना उस तरफ, आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। तो क्या हम वेट करें कि वो घुस जाएं फिर हम पुलिस भेजें? पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना। तमाम डिप्लोमेट्स वहाँ पे है, सरकारी जी जी इदारे बिल्कुल वहाँ सर, पे हजारों है, की तादाद प्राइम में मिनिस्टर कंटेनर हाउस, पहुंचा दिए, प्रेसिडेंट तैयारी तो हाउस। भरपूर की हुई है आप लोगों ने। जी बिल्कुल, उसी तैयारी की वजह से किल्लत हो रही है इस वक्त पुलिसमैन की सिंध के अंदर। एक दफ़ा ये सूरत हाल से हम निमट ले तो हम लोग पुलिस वाले हमारे वापस आ जाएंगे। चले, हमने ये तो तो आपका अगस्त में मौकिफ करवाना आया, चाह सिंध रहे थे, हमने हुकूमत का हमारी आज यही तैयारी तो मौकिफ अगस्त में रहा था। भी राइट, नादिर साहब ये तो आपका मौकिफ रहा, सिंध हुकूमत का भी यही जी मौकिफ बिल्कुल रहा। अगस्त में मैं लेकिन सवाल ये है, जो आज चीफ जी इलेक्शन सिंध कमिश्नर हुकूमत ने का कहा कि आपने जैसे कहा कि वफाक ने पुलिस सिंध से मंगवाई है, तो इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया कि ज़रूरत पड़ने पर पंजाब से पुलिस भी मंगवाई जा सकती है सिंध में बलदियाती इंतखाबात के लिए, सिंध हुकूमत इसकी दरख्वास्त दे दे। नहीं देखें, पंजाब हुकूमत पे तो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी तरह से इमरान हुकूमत खान के पपेट्स हैं। वहाँ पे जो चौधरी इलाही भी है वहाँ पे वो इमरान खान की सर, पपेट है, वो हुकूमत ने थोड़ी बल्कि आना प्रोटेक्शन इंतखाबात दे कराने रहे के हैं लिए, PTI का जो गबूल साहब हुकूमत ने नहीं, थोड़ी जो आना पुलिस भी इंतखाबात। भेजी जाएगी उनको इंस्ट्रक्शन। हाँ, मगर जो पुलिस होगी वो हुकूमत के मातहत है ना। अगर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी जाए वहाँ पे पुलिस वालों को कि आपने यहाँ पे रेगिंग करनी है, यहाँ पे डब्बे भरने हैं, तो वो तो वही करेंगे जो उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो इसलिए हाउ कैन वी ट्रस्ट इमरान खान गवर्नमेंट विद सच अ सेंसिटिव मैटर। और जिस तरह मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हम तो अगस्त में तैयार थे। मेरी वर्किंग पूरी थी, मैंने वर्क किया था लियारी के हल्के में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त क्यों उसको पोस्टपोन किया? अभी भी देखिए, ये तो हमारा मौकफ है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी कराना चाहे तो इलेक्शन कमीशन कोई हमारे मातहत तो नहीं है, वो फिर भी करा सकती है। इलेक्शन कमीशन इज द फाइनल कॉल एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो पुलिस की दस्तियाबी है, वो तो सिंध हुकूमत ने यकीनी बनानी है ना सर। मैं जिस तरह ऑलरेडी फरमा रहा हूँ ना, अगर हमें वफाक ने हमें दरख्वास्त की है और हमने भेज दिया है, तो अब हम कैसे वापस बुलाएं कि अगर हमें पता है कि हमारा कैपिटल है, हमारा महमूद दारुल मौलवी साहब, हुकूमत है हमारे मुल्क का, फिलहाल बलदियाती जहाँ पे हमारे इंतखाबात सिंध हुकूमत नहीं करा सकती है। आप लोगों की जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला तो महफूज हुआ है, लेकिन फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत ने तो कह दिया कि वो कराने के काबिल नहीं। तो देखें, मेरा कहना यह है कि बलदियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए। जैसे अभी गबूल साहब ने कहा, उन्होंने भी तैयारी की है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के पास एहलकार नहीं है, और देखिए अगर उन्होंने कोई 15-16 हज़ार लोग वहाँ भेज दिए हैं इस्लामाबाद, जैसे वो कह रहे हैं कि आज 12,000 है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है, और इतने कम है, तो मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि फिर देखें, फिर हम रेंजर्स को बुलवा के करवा लें। अगर कराना नहीं है तो आप रेंजर्स को बुला के करवा सकते हैं, रेंजर्स तो सिंध में ही है, रेंजर्स को बुला लें। अगर इरादा है तो देखिए रेंजर्स है, रेंजर्स फर्ज करें कि कमी पड़ती है, तो देखिए हम तो चाहते हैं कि जी बलदियाती इंतखाबात फेयर एंड फ्री हो, और आज इससे अच्छा और क्या मौका मिलेगा? अगर रेंजर्स से नहीं कराना है तो फौज को बुला के करवा ले। क्योंकि देखें, ये कराची हैदराबाद जो है, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बलदियाती इंतखाबात नए इलेक्शन से पहले हो जाए, और मतलब वो तहरीक सबके इंसाफ मफाद किसी में ना है। किसी तरह इदारों की इन्वॉल्वमेंट चाहती है। जी मैं देखिए ना, हमें तो इलेक्शन चाहिए। अगर आप कहते हैं कि फौज के उसके अंडर में कराना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप अच्छा, फौज के अंडर में करा एक और लें, सवाल का आप जवाब दीजिएगा रेंजर्स के महमूद अंडर में मौलवी करा साहब। लें। आज आप जी लोगों का ये भी स्टेटमेंट आया कि सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि 90 रोज़ में बलदियाती इंतखाबात करा देंगे। PTI इस मामले पर सिंध हुकूमत के साथ है कि चलें ठीक है 90 रोज़ में करा दें। जमात इस्लामी कह रही है कि नहीं, फौरी तौर पर 2 हफ्तों में इंतखाबात होने चाहिए।
तो क्या ये कहा जा सकता है कि देखिए सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर है? देखिए मैं कहूंगा कि हमने बड़ा, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जल्द से जल्द कराएं। अगर हमें खतरा ये है कि 90 दिन से आगे फिर मजीद 90 दिन ना चले जाए। देखिए ये 90 दिन बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट होता है। आपने माजी में भी जी जी। हमने 90 दिन के लिए बहुत से स्टेटमेंट सुने हैं। मैं इस छोटे से बल्दियाती के लिए नहीं कहूँगा, मेन इंतखाबात जी के लिए जी जी भी जी 90 दिन का, बिल्कुल। मैं तो खुद बूढ़ा हो गया हूँ। 90 दिन बड़ा डेंजरस वर्ड होता है कि 90 दिन के लिए मुलतवी होते पाकिस्तानियों ने होते 4 दफा ऐसा ये ना हो जुमला कि सुना 6-7 साल सर। तक। हाँ, आपने भी सही कहा, 4 दफा सुना है। तो अल्लाह ना करे कि मजीद और हमें सुनना पड़े। तो मैं तो कहूँगा कि जी जल्द से जल्द करा लें, और मेरे ख्याल से हमारा मौक़िफ़ भी ये बड़ा क्लियर है कि जल्द से जल्द हो। उसकी वजह ये है, देखें ना, ये जो है इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। उसकी वजह कि बहुत से काम रुके हुए हैं, और ऑलरेडी देखें, आप ये देखें एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का भी इसके ऊपर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो इससे बेहतर है कि इंतखाबात करा लें, और जो जीते उसका मेयर भी आ जाए, डिप्टी मेयर भी आ जाए। इसमें कोई कबात होनी नहीं चाहिए। मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पर है इस मामले को लेकर, जमात इस्लामी अलग खड़ी है? नहीं, मैं तो कहूँगा नहीं। देखिए मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम जल्द से जल्द कराना चाह रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम जो है चाहेंगे कि अगर जमात इस्लामी 15 दिन में चाह रही है तो हम भी 15 दिन के लिए तैयार। नुसरत साहिबा, आपको क्या लगता है, सिंध हुकूमत नहीं चाहती बल्दियाती इंतखाबात करवाना, या तमामी सियासी जमातें सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है? बड़ी रुकावट है क्या? आप इसमें मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। एक जी तो जी पहली बिल्कुल। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नामदार नई पार्टी नहीं है। इसको बने हुए एक मंझी हुई पार्टी है, और जरदारी साहब के हवाले से तो सभी जानते हैं, उनको गेम चेंजर कहा जाता है, उनको सियासी गुरु कहा जाता है, और वो तो हवाओं का रुख, सियासी हवाओं का रुख भी मोड़ देते हैं। अभी पीडीएम ने जो किया, जो लॉन्ग मार्च हुई, इमरान खान साहब को उनकी सीट से हटाया गया, ये सब तो पीपल्स पार्टी ने कर लिया। इस सब का इनेकाद भी पीपल्स पार्टी ने किया। पीपल्स पार्टी ने और भी बड़े मार के सर किए। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ करना चाहती है वो करके दिखाती है, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करना चाहती और अंदर खाने आपको लगता है कि यहाँ पर दूसरे मामलात अभी तय पा रहे हैं, वहां वो काम नहीं करते। मौजूदा जो हालात हैं उसमें आपने देखा, और खुसूसी तौर पे जो सैलाब के हालात थे, जब आपने भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, विटनेस की होंगी, जो पहले हम नहीं करते थे। पहले सिंध के अंदरून इलाके और शहरों में लोग इस तरह पीपल्स पार्टी को खुलेआम बुरा भला नहीं कहते थे, या इमदाद के लिए तड़पते हुए अपनी परेशानियां बताते हुए इस तरह से नहीं पुकारते थे, इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करते थे, इस तरह से इमरान खान साहब का नारा नहीं लगाते थे जैसे उन्होंने लगाया। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरऑल पॉपुलैरिटी बहुत हर्ट हुई है। एट द सेम टाइम जमात इस्लामी की पॉपुलैरिटी बेहतर हुई है। हाफिज नईमुर रहमान साहब को बहुत से लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि शायद आने वाले दिनों में अगर उन्हें मौका मिलता है तो कराची वाले खुसूसी तौर पे अपना मसला लेकर उनको देख सकते हैं, या शायद कराची की ओनरशिप का जो मामला बहुत अरसे से पेंडिंग है वो शायद जमात इस्लामी की शक्ल में या हाफिज नईमुर रहमान साहब की शक्ल में सॉर्ट होता हुआ नजर आए। आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी ने या सिंध हुकूमत ने, अगर आप इनका टेन्योर इस वक्त देखें, ये तीसरा टेन्योर है। सेंटर में फेडरल हुकूमत एक बार 5 साल, और पिछले 5 साल के टेन्योर हमने देख चुके हैं हम कि ये सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। अब आप इस वक्त ये कहते हैं कि एक पेटी से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास पुलिस फोर्स नहीं है, जबकि आपने अपने कमांडोज तैयार कर रखे हैं, आपने अपने प्रोटोकॉल के लिए पुलिस फोर्स तैयार कर रखी है, उसको स्पेशल डिपार्टमेंट दिया हुआ है, आप और मैं उसके बारे में जानते हैं, जहाँ फीमेल कमांडोज भी मौजूद हैं, फीमेल की सिक्योरिटी के लिए मेल कमांडोज मौजूद हैं। आपने इतना कुछ अपने लिए बना रखा है, और अभी पेटी सी बात कि जी हमारे पास तो पुलिस फोर्स नहीं है। जरदारी साहब जैसा सियासी गुरु जहां पर मौजूद हो वहां मसले का हल क्यों नहीं निकल सकता? बल्दियाती इलेक्शन तो उनकी चुटकियों का खेल है, उन्होंने अगर वो चाहें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जी यहाँ से लोग वहां गए में। तो इतने अरसे से जब आप सिंध में हुकूमत कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था कि यहाँ पर किस चीज की कमी हो रही है? आपको नहीं पता था कि पुलिस फोर्स की कहाँ कहाँ जरूरत ठीक है। पड़ेगी? मुझे ऐसा महसूस होता है, और जो एनालिसिस ओवरऑल की जा रही है, कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ कुछ और है।
पाकिस्तान राइट, पीपल्स नुसरत पार्टी के साहब आपका अपने पॉइंट है, बहुत सारे खौफ हैं जो जी खौफ है, बिल्कुल आपका पॉइंट है। मेरे पास वक्त कम है, मैं नादिर साहब का इस अहम मामले पर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। नादिर साहब, काफ़ी ताबड़तोड़ सवालात नुसरत साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आपकी जानिब फेंक दिए। बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मामले पर मौक़िफ़ कुछ और है? खौफ है आप लोगों को बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला करवाने का? नहीं, खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है। और नुसरत बहन जो जमात इस्लामी की मकबूलियत की बात कर रही थी, वो तो अभी जितने भी बाई इलेक्शंस आए हैं उनमें मुझे लगता है तमाम अगर सीटों को उनके वोट्स अगर ऐड किए जाए तो 1000 वोट्स भी नहीं बनते। स्पेशली अगर कराची का मलिर का रिजल्ट अगर आप देखते, बाई कॉलोनी इलेक्शन के का रिजल्ट की बात देखते करते हैं ना नादिर साहब, तो फिर तो नतीजा सामने आ गया। तो सारे बाई इलेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ऑलमोस्ट जीत रही है, अगर उन्हीं की एग्जाम्पल कोट करनी है सर। कराची वाला हम जीत गए हैं, जीत गए। हमने 2 सीटों से कंटेस्ट जो किया था, जीते हम हैं, दोनों जीत गए। औरंगी से हमने कंटेस्ट, जी बोले। जो जीते हैं वहां सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े शदीद खदशात हैं सर। नहीं, क्या खदशात हैं महमूद मौलवी मलिर के? साहब, अगर आप इलेक्शन री इलेक्शन एनए 239 तब भी हम में रेडी हैं अगर आप कराना चाहें तो। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पीटीआई मुतमईन है सर। मुझे क्लोजिंग पर जाना मुख्तसर, क्योंकि नादिर साहब ने देखें, सवाल उठाया। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर देखें, मेरा नहीं, कहना यह है, मेरा मौक़िफ़ भी जो नादिर साहब ने पॉइंट उठाया कि जो ये अभी नशिस्त जीते हैं ज़िमनी इंतखाब में, उसमें मैंने इनसे आर्ग्यू किया है कि पीटीआई को बड़े खदशात हैं जो सीट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हारी है। नहीं, मेरा ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये जो मलिर वाले इलेक्शन की जी, बात हो रही है, ये जीते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैं डिबेट भी क्या करूं। बहुत सी चीजें जिसको कहते हैं ना, फर्क साफ जाहिर नहीं है, बहुत वाजे हैं कि किस जी नादिर वजह साहब, कैसे जीते और क्या जीते। मेरे ख्याल से इसके ऊपर देखें, अभी मतलब एक चीज ये है, मैं कहूंगा इस पे मैं डिबेट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत वाजे सबको पता है कि वो कैसे जीते। बिल्कुल तो मेरे ठीक। ख्याल से इस पे, नादिर मगर साहब, ये मैं जरूर कहूंगा कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द मलिक तो कराएं। हार ही गए, माने या नहीं माने। लियारी की जो मेरी सीट है जिसमें मेरे वालिद साहब कंटेस्ट कर रहे थे, वहां पे तो इन्होंने अपने एमएनए को बोला कि जाके अपना इस्तीफा ही वापस ले लो, इतने डरे हुए थे ये। तो जाहिर सी बात है, इनको पता था कि वहां से हारेंगे, तभी जाके अपने एमएनए को इनको बोला कि भाई आप कोर्ट में जाके स्टे ले ले। और पहले इन्होंने एक लेकिन ड्रामा यही रचाया अपने एमएनए एमएनए सर, को इस एमएनए ने इमरान खान साहब को पेश की मुबारकबाद पेश कर दी थी लियारी से जीत की। नहीं यार, उसने तो जाके बोला कि मैंने इस्तीफा ही नहीं दिया है। उसने तो ये बोला मैंने इस्तीफा ही नहीं दिया, क्योंकि वो डर गए थे कि वहां पे उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अगर आप लियारी को उस वक्त कवर करते सितंबर के महीने में जो इलेक्शन होना था, आप देख लेते कि हम इतनी जबरदस्त तरीके से स्वीप करने जा रहे थे लियारी का सीट कि कभी कोई सवाल भी नहीं उठाता कि पीपल्स पार्टी खुदा ना खास्ता हार सकती है लियारी में। जो इनका एक नारा था ना इन्होंने कि बिलावल साहब को 2018 में भी पीपल्स हराया पार्टी था का झूठे यही नारा तरीके था। से। तो 2018 में भी पीपल्स पार्टी का लियारी से वो यही तो नारा जाहिर था, सी लेकिन वहां बात से है, खुद सबको पीपल्स पता पार्टी है। आज व्हाइट तो वॉश हो गई। सब मानते हैं, सब तो पूरा पाकिस्तान जवाब इसमें मैं मानता है कि एक किस बात तरह कहना, पीटीआई को जी जी जिताया मुख्तसर, गया। बिल्कुल क्लोज, मुझे क्लोजिंग पर जाना नुसरत बस साहब। मैं मुख्तसर ये कहना है कि लियारी की सीट हमेशा से पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन लियारी का हाल जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नादिर साहब, वन लाइनर प्लीज। लियारी में अगर ईंट भी लगाए ना, अगर लियारी में एक ईंट भी लगाए, वो भी पीपल्स पार्टी ने लगाया। उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग की भी हुकूमत आई है, एमक्यूएम का भी दौर रहा है, सर बस मुशर्रफ के ऐसा दौर लगता है में एक ही ईंट लगी ज़ियाउल है, हक का भी दौर रहा है। वो एक ईंट से आगे नहीं बढ़ लियारी में सकी। कोई भी काम हुआ है तो पार्टी नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, लियारी यूनिवर्सिटी काम बनाया कौन है, सा हुआ लियारी है? मैं डिग्री तो ये कॉलेज सवाल बनाया पीने है, के लियारी पानी में को लियारी के लोग पार्क आज भी बनाए। तरसते हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान में पीने के नहीं, पानी की किल्लत खास है, तौर पे जो बिजली बात की किल्लत लियारी है, की है, गैस ना की वहाँ पर किल्लत है, गैस है, ना पीने का पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक निज़ाम है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नादिर साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, आपका इस मामले पर मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी था। नादिर कबूल साहब, महमूद मौलवी साहब, नुसरत हारिस साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी कराची के बल्दियाती इंतखाबात की। 90 रोज़ या उसके बाद में इंतखाबात हो या ना हो, लेकिन फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।